गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क। तो आपके ज्योग्राफी सेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है अर्थ साइंसेज के, उन्होंने बोला है कि पूरी कंट्री को हम डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क से 2025 तक कवर कर देंगे, ताकि हम एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जो हैं वो अच्छे से एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कर पाएँ। तो 25 एडिशनल डॉपलर वेदर रडार्स लगाए जाएंगे। 720 डिस्ट्रिक्ट एग्रो मीटरोलॉजिकल यूनिट्स पे बनाए जाएंगे, ताकि फार्म रिलेटेड एडवाइजरीज और फोरकास्ट भी जो है फार्मर्स तक पहुंचाई जा सके। दिल्ली, कोलकाता और गुवाहाटी में अर्बन फ्लड वार्निंग सिस्टम भी जो है वो आने वाले टाइम में लगाए जाने का प्लान है। अब इसके ऑफ कोर्स सिग्निफिकेंस ये है कि हम जो डिजास्टर्स हैं उसको अवॉइड कर पाएंगे, है ना। तो वेदर रडार होता क्या है? तो एक डॉपलर इफेक्ट के प्रिंसिपल पर ये काम करता है। अब इसमें क्या होता है कि एक बेस से वेव की फ्रीक्वेंसी भेजी जाती है, और जब ये जाकर किसी रेन ड्रॉप या स्नोफ्लेक से टकराती है और ये जब वापस आती है, तो उसमें कितना जो है वो एक तरह से जो है इंटेंसिटी में या उसकी जो है मूवमेंट में, मोशन में कितना चेंज आया है, उसके बेसिस पर जो है प्रिडिक्शन की जाती है कि जो है कितनी बारिश हो सकती है या फिर क्या इवेंट हो सकता है, वेदर इवेंट हो सकता है। ठीक है। तो एक सॉलिड स्टेट या ट्यूब ट्रांसमीटर से एनर्जी पल्सेस भेजी जाती हैं। वो रेडिएट करती हैं फ्रॉम एन एंटीना, और ये बाउंस ऑफ करती हैं जब ये किसी रेन या फिर हेल से जब टकरा जाती हैं। और जब वो वापस आती है तो उसको एनालाइज या इंटरप्रेट किया जाता है कि कैसा टाइप ऑफ वेदर रहने वाला है। एस बैंड, सी बैंड और एक्स बैंड की फ्रीक्वेंसीज भेजी जाती हैं। लगभग 500 किलोमीटर का एरिया जो है वो एक वेदर रडार कंट्री में जो है वो कवर कर पाता है। और एक्स बैंड रडार जो है जनरली वो थंडरस्टॉर्म्स को प्रिडिक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, और या लाइटनिंग को प्रिडिक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। और जो सी बैंड के जो गाइड्स हैं, वो साइक्लोन को ट्रैक करने के लिए इंडिया में यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एवेलांच। ये भी आपके ज्योग्राफी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अभी 2 वर्कर्स की जो है वो जोजिला टनल में जो है वो जान चली गई है बिकॉज ऑफ एवेलांच। तो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है जम्मू कश्मीर की, उन्होंने जो है वार्निंग दी है कि 2000 मीटर से ऊपर के एरिया में एवलांच होने की वार्निंग है। अनंतनाग, बांदीपुरा, बारामूला, डोडा और पूंछ सेक्टर में। तो एवलांच होता क्या है? तो ये सिर्फ स्नो की नहीं होती है, बल्कि रॉक की वजह से, आइस या सॉइल की वजह से जो है हो सकता है। तो इसमें होता क्या है कि माउंटेन जो है वो स्लाइड होने लगता है, और इसको हम एवलांच कहते हैं। तो और जब ये रॉक या सॉइल से होता है तो हम इसको लैंडस्लाइड कहते हैं, स्नो से होता है तो हम इसको एवलांच कहते हैं। तो इससे लॉस ऑफ लाइफ या प्रॉपर्टी दोनों हो सकता है। तो एवलांच जो है वो, स्नो एवलांच 2 तरह की होती है। एक होती है स्लफ और एक होती है स्लैब। स्लफ में क्या होता है कि जो ड्राई पाउडरी स्नो जो ऊपर-ऊपर का पार्ट होता है, जो टॉप का पार्ट होता है, वो नीचे गिरना शुरू होता है, ठीक है? तो ये थोड़ा-सा कंपैरेटिवली कम जो है नुकसान वाला होता है। ऑफ कोर्स ये भी बहुत नुकसान वाला होता है, लेकिन जो स्लैब एवलांच होता है उसमें जो वीक लेयर होती है, जो लोअर होती है, जो मतलब नीचे की जो वीक लेयर है, वो ही जो है वो खिसकना शुरू हो जाती है। तो उससे क्या होता है कि जो बड़ी ऊपर की टॉप की जो है वो हैवी स्नो पैक है, वो ही जो है स्लोप डाउनवर्ड स्लोप की तरफ गिरने लगती है, जिससे ज़्यादा नुकसान होता है, ठीक है? तो अगर हम कंपैरिज़न में देखें, दोनों से ही नुकसान होता है, बट जो स्लैब एवलांच है उससे ज़्यादा नुकसान होता है। अब जो फैक्टर्स जो हैं स्नो पैक को जो डिस्टेबलाइज करने के, नेचुरल भी हो सकते हैं, पुल ऑफ ग्रेविटी भी हो सकता है, लेकिन ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से भी हो सकता है। तो जनरली जब फ्रेश स्नोफॉल होती है उसके बाद ये स्नो एवेलांच होने का सबसे ज़्यादा चांस होता है। अब कौन से एरिया, हिमालय में जितने भी एरियाज़ हैं, खासकर जो वेस्टर्न हिमालय के एरिया हैं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के या फिर उत्तराखंड के, उनमें ज़्यादा ये चांस है एवेलांच होने के। रेड जोन, ब्लू जोन और येलो जोन में इनको बांटा गया है। रेड ऑफ कोर्स सबसे डेंजरस जोन है, ब्लू जोन कंपैरेटिवली सेफ है। यहाँ पर लेस देन 3 टन्स पर स्क्वायर किलोमीटर पर स्क्वायर मीटर का जो है एवलांच फोर्स हो सकता है। येलो जोन में जो है ये स्नो एवलांच बहुत ही ओकेजनली होता है। अब मेजर्स टू कंट्रोल क्या है? हम इसको प्रेडिक्ट तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन एस्टिमेट कर सकते हैं कि हज़ार्ड लेवल कितना ज़्यादा है और कौन से वल्नरेबल जोन्स हैं जहाँ पर ये होने के चांस हैं। तो ऐसे एरियाज़ में अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ या टूरिज्म एक्टिविटीज़ को रोकना सही रहता है, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नेशनल डिजिटल यूनिवर्सिटी गवर्नेंस के लिए। टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो अभी एजुकेशन मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस में जो है नेशनल डिजिटल यूनिवर्सिटी के बारे में एजुकेशन मिनिस्टर जो है, यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर, उन्होंने बात की है कि इंडिया बनाने का प्लान कर रहा है। यूजीसी चेयरमैन जो है उन्होंने तो एक वन फ्रेमवर्क भी जो है वो रिवील कर दिया है नेशनल डिजिटल यूनिवर्सिटी का। तो ये बेसिकली जो यूनिवर्सिटी होगी ये हब एंड स्पोक मॉडल पे काम करेगी। मतलब एक प्रोडक्ट जो है वो
अलग अलग यूनिवर्सिटी से या इंस्टीट्यूट से जो है वो एक सेंट्रल लोकेशन क्या होगी, आपका स्वयं प्लेटफॉर्म जो डिजिटल कंटेंट जो है डिलीवर करेगा आपके स्टूडेंट्स को। अब इसमें फैसिलिटीज़ ऑफर क्या क्या जाएंगी, ऑनलाइन कोर्सेज होंगे सारे, प्राइवेट और पब्लिक दोनों यूनिवर्सिटीज़ जो है अपने आप को इस पर रजिस्टर करके जो है वो इसमें डिग्रीज़ या सर्टिफिकेट कोर्स या डिप्लोमा दे पाएंगी। स्टूडेंट्स को क्या बेनिफिट है, वो मल्टीपल कोर्सेज एक ही टाइम पर कर सकते हैं, है ना। अब एकेडमिक क्रेडिट्स जो हैं जो इससे गेन करेंगे स्टूडेंट्स, और वो उससे एक डिग्री ले पाएंगे उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट की। अगर उन्होंने बहुत सारे इंस्टीट्यूशन से जो है एकेडमिक क्रेडिट्स अर्न किए हैं, तो ऑफ कोर्स उनको जो डिग्री अवार्ड की जाएगी वो नेशनल डिजिटल यूनिवर्सिटी द्वारा ही दी जाएगी। सो नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं वैगनर ग्रुप। इंटरनेशनल रिलेशंस सिक्योरिटी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो लीडर जो है वैगनर ग्रुप ऑफ मर्सनरीज के, कहा जा रहा है कि वो रशियन असॉल्ट ऑन डोनेस्क टाउन का यूज़ करके अपने पॉलिटिकल स्टेचर को जो है वो बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो इनडायरेक्टली कन्वेंशनल रशियन आर्म्ड फोर्सेस को जो है वो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। तो ये वैगनर ग्रुप ऑफ मर्सनरीज हैं क्या, इनका ऑफिशियल नेम पीएमसी वैगनर है। ये रशिया की एक पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 2014 में एक रशियन वेटरन ऑफ चेचन वॉर ने जो है शुरू की थी, जो कि हिटलर को एडमायर करते थे, ठीक है। स्कल इनके जो है वैगनर ग्रुप का सिंबल है, और सबसे पहली बार 2014 में ये सामने आया ये ग्रुप, और ये रशियन बैक सेपरेटिस्ट को डॉनबास रीजन में हेल्प करता हुआ दिखा। ऑफ कोर्स ये अफ्रीका में बहुत प्रोएक्टिव है। लगभग 10,000 वैगनर ग्रुप के मेंबर्स जो हैं वो वहाँ पर फंक्शन कर रहे हैं, और जो है ये फ्यूरे टर्म कहाँ से आई है, क्योंकि जो है जो रिचर्ड वैगनर जो हैं, जो कि फ्यूरेर जो हिटलर के फेवरेट कंपोज़र थे, उनके नाम पर जो है वैगनर ग्रुप को रखा गया है। तो टर्म फ्यूरेर क्या है, फ्यूरेर मतलब लीडर, ठीक है। तो हिटलर के लिए ये टर्म यूज़ की जाती थी ऑफ कोर्स। हिटलर ने इस टाइटल को अब जो है अज्यूम कर लिया था अपनी एब्सोल्यूट अथॉरिटी दिखाने के लिए। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ये भी गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है डिसाइड किया है कि वो 2000 करोड़ रुपीस स्टेट्स को देंगे स्पेशल असिस्टेंस फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट स्कीम। 50 साल का इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए। अगर किसी स्टेट को ये बेनिफिट्स लेने हैं तो उनको सारी डिटेल्स बतानी पड़ेगी कि वो क्या प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, कितनी कैपिटल आउटले है, कितना टाइम लगेगा बनाने में, और उसकी इकोनॉमिकली जस्टिफिकेशन भी देनी पड़ेगी कि क्या ये जो है प्रोजेक्ट बनाना ज़रूरी है। तो पीएम गति शक्ति प्रोजेक्ट्स के लिए भी जो है इस पैसे को यूज़ किया जा सकता है। डिजिटाइजेशन ऑफ इकोनॉमी स्टेट में करने के लिए उससे रिलेटेड कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। लगभग 5,000 करोड़ के इंटरेस्ट फ्री लोन्स देने का प्लान है, और हर स्टेट को एटलीस्ट जो लिमिटेड जो है वो मैक्सिमम लिमिट लगाई गई है 1,000 करोड़ तक की दी जा सकती है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस ब्यूरो। इकोनॉमी के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो एफएसआईबी जो है उन्होंने मैनेजिंग डायरेक्टर्स ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा और बैंक ऑफ इंडिया जो है रिकमेंड कर दिए हैं। तो फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस ब्यूरो है क्या, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के अंडर आता है। इसने बैंक बोर्ड ब्यूरो को रिप्लेस किया है। इसको चेयरपर्सन एक हेड करते हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के नॉमिनी होते हैं। फिर जो सेक्रेटरीज हैं डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के, चेयरमैन ऑफ IRDAI और डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई इसके बोर्ड को कंप्राइज करते हैं। इसमें 3 पार्ट टाइम मेंबर्स भी होते हैं जो कि बैंकिंग के फील्ड में होते हैं एक्सपर्ट्स, और जो है 3 जो है वो इंश्योरेंस सेक्टर की फील्ड में एक्सपर्ट्स होते हैं। अब इसका प्राइमरी रोल क्या है, मैन पावर कैपेबिलिटीज़ को आइडेंटिफाई करना, प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ टैलेंट करना फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए, सीनियर पोजीशंस के लिए। फिर जो है फुल टाइम डायरेक्टर्स, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन जो है स्टेट रन फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस में जो है वो उनके लिए रिकमेंडेशन देना। ऑफ कोर्स एफएसआई भी जो है वो सिर्फ रिकमेंडेशन दे सकता है, लेकिन फाइनल डिसीजन जो है वो अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट जो प्राइम मिनिस्टर द्वारा हेडेड वो ही लेती है, ठीक है। अदर मैंडेट्स क्या हैं एफएसआईबी के, जनरल मैनेजर्स या डायरेक्टर्स लगवाना, के लिए जो है वो गाइडलाइंस जो है इशू करना पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनीज़ की, ठीक है। सिर्फ याद रखो सिर्फ बैंकिंग के ही जो है सीनियर पोजीशंस ही नहीं, जनरल इंश्योरेंस कंपनीज़ की भी पब्लिक सेक्टर जो है रिकमेंडेशन ये एफएसआईबी ही देता है। तो जो है बिजनेस स्ट्रेटजीज़ भी जो है फॉर्मुलेट करना, डेवलप करके देना, और परफॉर्मेंस भी जो है वो मॉनिटर और असेस करना पब्लिक सेक्टर बैंक की, गवर्नमेंट ओन्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और इंश्योरेंस कंपनीज़ की, वो एफएसआईबी करता है। याद रखो सिर्फ बैंकिंग सेक्टर ही नहीं, नाम चाहे बैंक्स बोर्ड ब्यूरो था पहले, लेकिन अब ये
ऑल एनकम्पेसिंग बन चुका है। इंश्योरेंस कंपनीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो भी सरकारी हैं या पब्लिक सेक्टर बैंक के हैं, पब्लिक सेक्टर के जो हैं, उनकी जो है सीनियर पोजीशंस की रिकमेंडेशन जो है ये एफएसआईबी ही देता है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं थारू कम्युनिटी सोशल इश्यूज़ के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली फॉरेस्ट ऑफिशियल्स जो हैं काटारनिया घाट डिवीजन के और नाबार्ड ने डिसाइड किया है कि स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग दी जाएगी थारू पीपल को। थारू पीपल कौन है? इंडिजिनस ट्राइब है या इंडिजिनस एथनिक ग्रुप है रादर, तेराई रीजन के हिमालयन फुटहिल्स के सदर्न नेपाल और उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। इनकी इंडो आर्यन सब ग्रुप लैंग्वेज है, उसका नाम भी थारू ही है। ये जनरली एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस करते हैं, कैटल रेस करते हैं, हंटिंग करते हैं, फिशिंग करते हैं, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स कलेक्ट करते हैं। वैसे ये हिंदू हैं और ये अपने ट्रेडिशनल रिचुअल जो है वो हिंदू ब्राह्मण प्रीस्ट के जो है एडिशन में ही करते हैं। ठीक है। सो अब कटारनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? ये आपके अपर गंजेटिक प्लेन में जो है बहराइच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश के उधर पड़ती है। ये दुधवा टाइगर रिजर्व का ही पार्ट है। ये आपके जो टाइगर हैबिटेट्स हैं इंडिया और नेपाल के, उनको स्ट्रेटजिक कनेक्टिविटी देती है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इंडियन आर्मी डे। गवर्नेंस के लिए, सिक्योरिटी दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो पहली बार जो इंडियन आर्मी की परेड है आर्मी डे पे जो है वो दिल्ली से बाहर इस बार बेंगलुरु में की गई है परेड ग्राउंड में। तो ये एक फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इवेंट है। इसमें हम आर्मी डे पर जो है हम अचीवमेंट्स ऑफ इंडिया के फर्स्ट इंडियन कमांडर ऑफ या फिर चीफ ऑफ इंडियन आर्मी जो है थे जनरल फील्ड के एम करियप्पा जी, उनको कमेमोरेट करने के लिए इस डे को सेलिब्रेट करते हैं हर साल 15 जनवरी को। ठीक है। सो अब जो है जनरली दिल्ली में ही ये परेड होती थी, लेकिन इस बार इसको बेंगलुरु में किया गया है। और फील्ड मार्शल के एम करियप्पा जी कौन थे? फर्स्ट इंडियन कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्मी थे। इनको फील्ड मार्शल की जो है वो उपाधि दी गई 1983 में। ये फर्स्ट इंडियन थे जिनको ट्रेनिंग कोर्स ऑफ एट इम्पीरियल डिफेंस कॉलेज कैम्बरली यूके में जो है के लिए जो है वो नॉमिनेट किया गया था। और ये फर्स्ट इंडियन थे जिन्होंने इंडियन आर्मी को हेड किया। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं वोटिव स्तूपा। ये आपके आर्ट एंड कल्चर के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने रिसेंटली 1200 साल पुराना एक मिनिएचर वोटिव स्तूपा जो है वो पाया है सराई टीला में, जो कि नालंदा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो ये एक बेसिकली डोम लाइक ड्रम है जिसमें बुद्धा के रेलिक जो है वो उनकी डेथ के बाद वहाँ पर देखे गए हैं, मतलब मिले हैं। और ये एक बेसिकली इसका टियर्ड बेस होता है और इसका क्राउन जो है वो इस तरह से अम्ब्रेलास के स्टाइल में जो है वो सीरीज ऑफ अम्ब्रेलास के स्टाइल में जो है वो बनाया जाता है। तो बेसिकली इससे रॉयल्टी और डिफाइन स्टेटस जो है सिम्बलाइज करता है ये। 7th सेंचुरी सीई में जो है ये स्तूपा बनाने का जो है वो ट्रेंड शुरू हुआ और इसमें अलग जो है बुद्धिज़्म से रिलेटेड जो है वो मटेरियल रखा गया। तो बेसिकली स्तूपा यही होता है, सेक्रेड रेलिक्स जो है बुद्धा की लाइफ या बुद्धा से या फिर उससे उनसे उनके अदर सेंटली पर्सन से रिलेटेड जो भी सेक्रेड रेलिक्स हैं वो रखे जाते हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं LHS 475B। साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन जो है नासा ने भी जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का यूज़ करते हुए फर्स्ट न्यू एक्सो प्लैनेट जो है वो डिस्कवर किया है। इसका नाम LHS 475B है। जनरली ये मतलब ये वैसे अर्थ के ही लगभग साइज़ का है और ये 45 लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम अर्थ है। तो ये एक रेड ड्वार्फ स्टार है, उसके बहुत ही क्लोज है। तो ये बेसिकली एक तरह से एक्सोप्लैनेट हुआ। एक्सोप्लैनेट क्या होते हैं? वो प्लैनेट जो किसी और स्टार को ऑर्बिट कर रहे हैं। मतलब हम तो सन को ऑर्बिट कर रहे हैं, हमारे जितने प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम के, ऐसे ही जो किसी और अ, अ, सिस्टम में या कह सकते हो आप किसी और गैलेक्सी में भी जो है कोई स्टार्स अगर किसी सन किसी नॉट सन किसी स्टार को ऑर्बिट कर रहे हैं तो उसको हम एक्सोप्लैनेट्स कहते हैं। तो इनका टेम्परेचर बॉइलिंग भी हो सकता है, कोल्ड भी हो सकता है ना? तो ये जो है कहा जा रहा है कि जितने स्टार्स हैं उससे ज़्यादा प्लैनेट्स होते हैं, क्योंकि ऐसा नोटिस किया गया है कि कम से कम हर स्टार का एटलीस्ट वन प्लैनेट जो है वो उनको ऑर्बिट करता है ही है पक्का। ठीक है। तो ऑफ कोर्स इसका मतलब प्लैनेट ज़्यादा है और स्टार्स कम है। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश।
So the first topic is Doppler weather radar network. So this topic is important for your geography section. So Union Minister of State for Earth Sciences has said that the entire country will be covered by Doppler weather radar network by 2025, so that we can predict extreme weather events more accurately. So 25 additional Doppler weather radars are set to be inducted into the Indian territory. So, and we will also be establishing about 720 district agro meteorological units, so that we can have uh, a more farm related or precise farm related advisories and forecasts to farmers by 2025. It has also been announced that Delhi, Kolkata and Guwahati will be brought under the urban flood warning system in the coming years. So basically this move of the IMD would allow us to have important tools to avoid disasters. So, what is a weather radar? So, a weather radar is also known as Doppler weather radar. So, it functions under the Doppler effect principle. So, what happens here is that this weather radar utilizes either a solid state or a tube transmitter, and energy pulses are sent to the space and they radiate outwards from an antenna. When they strike a raindrops or a snowflake, they bounce off, and when they come back, the scientists analyze and interpret the type of weather that is occurring thousands of miles away, or thousand or rather dozens of miles away from the radar. Okay, so this Doppler weather radars in India function under the CS band, C band, and X band, and they cover almost an area of about 500 kilometers. And X band radar is used to detect thunderstorms and lightning, whereas C band radars generally guide us in cyclone tracking. Okay, so the next topic is avalanches. This topic is also important for your geography section. So a day after two workers were killed in an avalanche near Zojila Tunnel, State Disaster Management Authority in Jammu and Kashmir has issued a warning regarding avalanches above 2000 meters over Anantnag, Bandipora, Baramulla, Doda, and Punch district. So, what is an avalanche? So, it is not just limited to snow, but it can also it can also occur due to rock, ice, and soil. So, what happens is that materials slide rapidly down a mountain side, and it leads to an avalanche. When it happens due to rock or soil, we call it landslide, but when it happens due to snow slide, then we call it avalanche. So basically the unstable mass of snow breaks down, and it picks up speed, and this snow starts moving downhill, and it may also lead to loss of life and property. So there are two kind of snow avalanches. One is of course the slough avalanche, in which the weak layer of the snowpack, that is the dry or powdery snow, is on the top, and it starts moving down. So comparatively, as if we compare it with slab avalanches, it causes less damage than slab avalanches, because in slab avalanches the weak layer is the at the down of the snowpack. So when this starts coming down, it pulls off all the layers on top of it, and it brings them down the slope, and it causes much more harm than a slough avalanche. What are the factors which destabilize the snowpack? Of course, generally it happens after a fresh snowfall. So it can also happen due to natural forces like pull of gravity, and it can also it can also happen due to human activity. So in India, Himalayas are known for occurrence of snow avalanches. So that's why areas have been identified into red zone, blue zone, and yellow zone, based upon the vulnerability. And what are the measures which we can take to control avalanches? Of course, we cannot predict them in advance, but we can estimate the hazard levels, and we can designate the vulnerable zones. So in these vulnerable zones, we can ban unsustainable development and tourism activities. So the next topic is National Digital University. This topic is important for your governance section. So during the Education Minister session of Voice of Global South Summit, the Indian Education Minister has talked about establishing a National Digital University. Even the UGC chairperson has revealed the framework for establishing this National Digital University in India. So this institution will be functioning like a
hub and spokes model in which one product is being delivered to various stakeholders from a central location. So digital content for various courses will be hosted by the Swayam portal, and it will offer exclusively online courses, which will be offered by its partner institutions, who would could be both private and public universities. Students can opt for certificate, diploma, or degree courses. So basically, the students will be allowed to have multiple courses at one time, and they would be able to earn a certain number of credits, and students will be able to get a degree from the particular institute from where they have taken the course. And in case they have earned credits from multiple institutions, then the degree would be awarded by the National Digital University itself. So the next topic is Wagner Group. This topic is important for your international relations and security topic both. So Wagner Group of mercenaries is using Russian assault on Donetsk town the leader of a Wagner Group of mercenaries is using the Russian assault on Donetsk town to elevate his political stature. So what is Wagner Group of mercenaries? So they are officially known as PMC Wagner. It's a Russian paramilitary organization which was founded in 2014 by a Russian veteran of the Chechen War who idolizes Hitler. That's why he named it after Wagner, the Richard Wagner, who was the favorite music composer of Hitler, the Führer. So skull is the symbol of this group, and this organization came into world's attention in 2014 when it was found fighting alongside Russian-backed separatists in Donbas region of eastern Ukraine. So today about 10,000 Wagner Group members function. And what is the term Führer here? So Führer means leader. So generally this title was used by Adolf Hitler to define his role of absolute authority. So the next so the next topic is special assistance to states for capital investment. This topic is important for your governance section. So recently central government has decided to give additional 2000 crore rupees to states under the special assistance for capital investment scheme. Under this scheme, financial assistance will be provided to state governments as in the form of 50-year interest-free loan, so that they can have capital investment projects in their respective states. So to avail the benefits under the scheme, the states will have to submit details like name of the project, what is the capital outlay of that for that project, how much time would it take for the project to get completed, and what is the economic significance of that project. Similarly, this scheme would allow the states to use the funds for PM Gati Shakti projects or even for projects like digitization of the economy. So the scheme includes 5,000 crore rupees interest free loans, which would be used to incentivize states if they want to undertake privatization or disinvestment of state public sector enterprises. And such incentives to a particular state would be limited to 1,000 crore rupees. So the next topic is Financial Services Institutions Bureau. This topic is important for your economy section. So FSIB has recently recommended names for the post of managing directors of Bank of Baroda and Bank of India. So what is FSIB? It's functioning under the Department of Financial Services. It has recently replaced the Bank Boards Bureau. It consists of a chairperson. It is also comprising of secretaries of Department of Financial Services, chairman of IRDAI, and a deputy governor of RBI. So it has three part-time members who are experts in banking, and three more are from the insurance sector. So the primary role of FSIB is to identify manpower capabilities and ensure proper selection of talent for senior positions at financial institutions which are owned by the government. So not just for banks only, but it also makes recommendations for any state-run financial services institutions, including the insurance companies. So it makes recommendations with respect to appointment of full-time directors and non-executive chairperson. But of course, these are just recommendations because the final decision rests with the appointments committee of the cabinet, which is headed by the prime minister. So other mandates of FSIB also include selecting general managers and directors of public sector general insurance companies, formulating and developing business strategies for them, and also to monitor and assess the performance of public sector banks, government-owned financial institutions, and the insurance companies. So the next topic is Tharu community. This topic is important for your social issues. So Forest Department of
Katarania Ghat division and NABARD has recently decided that they would be giving skill development training to Tharu people who are indigenous people of the Tarai region of Himalayan foothills, and they are located in southern Nepal and the state of Uttar Pradesh. So they speak Tharu, that is a language of Indo-Aryan subgroup. They practice agriculture, raise cattle, hunt, fish, and collect forest products. They are Hindu, but they use their own traditional ritual specialists in addition to the Hindu Brahmin priests. So, what is Kadarnia Ghat Wildlife Sanctuary? So, it is situated in Upper Gangetic Plain in the region of Terai of Bahraich district of Uttar Pradesh, and it is a part of Dudhwa Tiger Reserve, and it provides strategic connectivity between the tiger habitats of India and Nepal. So the next topic is Indian Army Day. This topic is important for your security section. For the first time, the Army Day parade has happened outside Delhi, and it took place in Bengaluru this year. It's a first of its kind event, and it you know that Indian Army Day is celebrated on 15th of January each year to commemorate the achievements of the first Indian Commander in Chief of the Indian Army, General K.M. Cariappa ji, and the days aim to honor Cariappa and the defense forces. So surface chiefs generally pay homage to the Indian Army on this day. So who was General Cariappa or Field Marshal K.R. Cariappa ji? So he was the first Indian Commander in Chief of the Indian Army, and he was the first Indian to hold this position. So he was given this Field Marshal rank in 1983. He was the first Indian to have been selected to undergo a training course at Imperial Defence College in Camberley, UK. So the next topic is votive stupa. This topic is important for your art and culture section. Archaeological Survey of India has recently discovered a 1200 year old miniature votive stupas during landscaping activities near Sarai Tila in Nalanda district. So these are distinctive dome-like drum. Uh, Generally, they host Buddha's relics, which were placed after his death in these stupas. So they have a tiered base, and it is crowned. They are crowned with a series of stylized umbrellas, which symbolize royalty and divine status. So since 7th century CE in India, small miniature terracotta stupas have become popular as votive offerings. So what is a stupa? So these stupas basically host sacred relics which are associated with both Buddha and other saintly persons. So the next topic is LHS 475b. This topic is important for your science and tech section. So recently NASA has announced that James Webb Space Telescope has discovered its first new exoplanet named LHS 475b. It is roughly the same size as Earth. So it's of course an exoplanet because it is located 41 light years away and it is orbiting a red dwarf star. So what are exoplanets? Exoplanets are those planets which orbit other stars than our sun, and they exist beyond our solar system. So because it has been found that each star has at least one planet orbiting it, we can conclude that there are more planets than stars in the universe. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.